हेलो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन को आपने बहुत अच्छा लाइक्स वगैरह किया, लेकिन एक बात थी कि पार्ट वन के अंदर 87% जिन्होंने देखा उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। नॉट सब्सक्राइब बता रहा था वहाँ एनालिटिक्स में, और 13% ने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब किया है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत यूजफुल ट्रिक्स टिप्स और बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी आने वाले हैं। सो 87% जो सब्सक्राइब नहीं करते उनसे मैं यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर टॉपर ट्रिक्स पार्ट टू ईएसई के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और इसके अलावा भी जितने कंपटीशन है उसके अंदर भी ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। आज मेरा टारगेट क्या होगा, यानी कि हमारा टारगेट क्या होगा, आरसीसी। आज हमारा टारगेट क्या होगा, आरसीसी टारगेट होगा। आरसीसी में भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जो बहुत परेशान करते हैं, और स्पेशली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो सॉल्व नहीं हो पाते विदाउट कैलकुलेटर। तो मैं उनके लिए बेहतरीन और आसान ट्रिक बताऊंगा, कैसे अज्यूम करना है, कैसे अजम्पशन लेना है, राउंड ऑफ करना है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पार्ट वन आपको सबसे पहले देखा होना चाहिए, क्योंकि आज पार्ट वन की कुछ ट्रिक्स भी मैं पार्ट टू में अप्लाई करूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो पार्ट वन पहले देख लेना, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं लिंक नहीं मिल रही तो आप वीडियो के अंदर जाके देख लेना, वहां पर प्लेलिस्ट वगैरह में भी देख सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली ट्रिक जो आज देखने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारे पास, एक मिनट, हाँ चलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन को बाद में देखना, पहले ये समझ लो कि करना क्या है, याद क्या रखना है हमें। तो फ्रेंड्स 5/144, 5/144 ये होता है 0.034 के अराउंड होता है, बट ये याद रखने की नीड नहीं है। हम क्या याद रखेंगे, 0.035, हम ये याद रखेंगे। तो 5/144 0.035 होता है, तो इसको क्या मैं 35/1000 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना 5/144 इज इक्वल टू 35/1000। ये हमने अप्रोक्सीमेट किया है, एग्जैक्टली नहीं है, ऑब्वियस बात है, अप्रोक्सीमेट किया। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट लेना ही पड़ेगा। नाउ इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन यहाँ होता है। आप देखो, वन बैग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट 50 किलोग्राम इन वेट वुड नॉर्मली हैव बल्क वॉल्यूम ऑफ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। So volume is equal to weight divided by density. Density of Portland cement is equal to 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, यही होती है। तो यहां से हम करेंगे, ये तो वन बैग पूछा गया है, ऐसा दो तीन चार पूछे गए होंगे तो क्या फर्क होगा वो भी आप देख लेना अभी। 1440 गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, 5/144, और 5/144 को तो क्या लिख सकते हैं, 35/1000 लिख सकते हैं। और ये तो मीटर क्यूब में है, हमें लीटर में मांगा है ना, लीटर में, सारा ऑप्शन किस में है, लीटर में है, लीटर। सो लीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर लीटर में आ जाएगा, मीटर क्यूब चले जाएगा, 1000 1000 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 35 लीटर। अरे कितना आसान हो गया। अब एक बात देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो क्वेश्चन वन बैग के बारे में था। अगर टू बैग पूछा होता तो भी यहाँ पर टू मल्टीप्लाई होता, मतलब कि 5/144 तो कांस्टेंट रहता है। थ्री बैग पूछा होता तो भी यहाँ पर 5/144 कांस्टेंट रहता। फोर बैग पूछा होता, फाइव बैग पूछा होता, कुछ भी पूछा होता, आपको आपके पास 5/144 कांस्टेंट रहता। ठीक है? और अगर फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। टू बैग पूछा होता तो इसका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70। थ्री बैग पूछा होगा तो फिर 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, ऐसा है। सो 5/144 इज इक्वल टू अराउंड 35/1000। ये एक यूजफुल रिजल्ट था, ये तो बेसिक रिजल्ट था, अभी जो शुरुआत हुई है, एक से एक हमारे पास चीज है, आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 5/144 इज इक्वल टू 35/1000, 35/1000। अब चलो दूसरी ट्रिक देखते हैं। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये मतलब इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ईएससी क्लियर कर पाएगा। 0.87 FY। अब यहां पर जनरली FY क्या होता है, HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, यानी कि FE 415 होता है। तो FY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 415।
तो 0.87415 मल्टीप्लाई बाई 415 कितना होता है? 361 के अराउंड होता है, बट हम इससे राउंड ऑफ करेंगे 360। बहुत ही आईएमपी रिजल्ट है यार। इसके अलावा कोई ईएसी मुझे नहीं लगता कि पार कर पाए, क्योंकि ये हमेशा आता है। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? FE415 के लिए। तो 0.87 FY इज इक्वल टू 360। इसका एप्लीकेशन दुनिया भर में है। आज के ही हम लेक्चर में देखने वाले, दुनिया भर में इसका एप्लीकेशन किया है हमने। विदाउट कैलकुलेटर करना है तो 0.87 FY को हमेशा हम 360 ले लेते हैं। और यहाँ पर ईएसी ने भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि वो FE415 जनरली पूछ रहा है। अब यहाँ पर पूछा है द मिनिमम स्ट्रेन एट फेलियर इन टेंशन स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रेस FY इज इक्वल टू 415 MPa एंड यंग मॉड्यूलस ES इज इक्वल टू 2000 GPa एज पर डेमिंग स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन कितना है? ये मिनिमम स्ट्रेन। सो EST इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES। सबको पता है भाई, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज तो सबके पास है, बट कैलकुलेशन में लोग का सिलेक्शन नहीं होता। तो 0.87 FY को मैं क्या लूंगा? 360 ले लूंगा। अभी पढ़ा ना हमने, ये रहा, ये FE415 है, डिवाइड बाई 200 GPa, 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ GPa, तो ये हो जाएगा MPa के अंदर, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ प्लस 0 चला गया। ठीक है, अब क्या करूं? ये 10 को मैं, ये इधर जो 10 बज रहा है ना, इसको मैं एक और 10 इधर कर देता हूं ताकि ये 0 निकल जाए। सो इसको आधा करूंगा तो ये 18 हो जाएगा, और 18 के नीचे अगर मैं ये वाला 10 दे दूंगा तो 1.8 हो जाएगा, और ये 10⁻³ बचेगा तो ये ऊपर चले जाएगा। तो ये 2 प्लस 1.8 कितना होता है? 3.8 होता है। 10⁻³ मिला लो आंसर, 0.0038। ठीक है भाई, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अभी आप सोचो कि आपको ये रिजल्ट नहीं पता होता 0.87 FY इज इक्वल टू 360, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाते यार। ये क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। 10 सेकंड में करके भागो। बहुत सारे ऐसे नोन क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है, और बहुत सारे लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि उसको पहले राउंड में नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। अरे पहले राउंड में करके भागो। ट्रिक ध्यान रखो, 0.87 FY इज इक्वल टू 360, फटाफट से वैल्यू रखो, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे और भी आरसीसी को ही टारगेट करने वाले, स्पेशली आज आरसीसी भी बहुत परेशान करता है। बहुत सारे लोग वहां पर लेंथी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। आज हम लेंथी कैलकुलेशन को भी कैसे फटाफट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इसको क्लियर और ड्राइंग कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो आगे, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं क्या है आगे। फ्रेंड्स 0.36 FCK याद रख लेना भाई, AM20। ठीक है, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट, ये कितना हो जाएगा? 0.36 मल्टीप्लाई बाई 20, ये अराउंड 7.2 के आसपास होता है। तो हम इसे 72 डिवाइड बाई 10 ले सकते हैं। 72 डिवाइड बाई 10 ले सकते हैं। ऐसे आगे भी मैं लिस्ट बताने वाला हूँ 0.36 FCK। इसी तरीके से 0.45 FCK कितना होता है? अगर M20 कंसिडर करें तो 9 हो जाएगा। 0.40 FCK भी काम आता है भाई कॉलम वगैरह में, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन 0.36 FCK आप भूल जाओगे, ये तो 9 और 8 तो याद रह जाएगा, बट ये भूल जाओगे, इसको ध्यान रखना। और ये ज्यादा IMP है। 0.36 FCK कितना होता है? 7.2 के बराबर होता है, 7.2 के बराबर, जिसको हम 72 डिवाइड बाई 10 ले सकते हैं। कहाँ यूज होगा? अरे सबको पता है, XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK B। ठीक है ना। अब मैं आपको एक सम बना के देता हूँ। AST आप ले लो 1000 mm², FY आप ले लो, ये FE415 ही लेंगे, FE415। EAC वगैरह ने भी ये लेंगे M20, यानी कि 20 न्यूटन पर mm² की हो जाएगी स्ट्रेंथ। B की वैल्यू क्या ले लेते हैं? B की वैल्यू ले लो 300 mm। सॉल्व करो फटाफट से, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। आपको फाइंड करना है, XU फाइंड आउट करना है। सो आप क्या करोगे पता है? ये तो ऊपर हो जाएगा 360, ठीक है, और ये उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे 0.36 FC का अभी ही सीखा हमने, 72 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। B को हम 300 लिख सकते हैं। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। इधर से 2 जाने देता हूँ, इधर से 2 जाने देता हूँ, ऊपर जाके वो बन जाएगा 3600। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ? उससे पहले मैं ये करता हूँ कि
36 वन जा और 36 टू जा, मतलब ये बन गया 2, 2 बन गया तो ये 2 का इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और ये इसका 10 तो वैसे ही बचा है, यानी कि टोटल 500 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 167 mm। ठीक है, 167 mm के अराउंड हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 3 सबको पता है यार, इतना तो पता होना चाहिए, इतना जब विदाउट कैलकुलेटर जा रहे हैं तो 500 डिवाइड बाय 3 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो 160 mm कितनी जल्दी से आगे, कहने का मतलब ये कि ये दोनों चीज कितनी हेल्पफुल रही 0.87 FY और 0.36 FCK। ठीक है, M20 और FE415 के लिए एटलीस्ट याद होना चाहिए, और EAC ने भी यही स्टैंडर्ड अभी तक मेंटेन किया है। 0.36 FCK में M20 वो यूज हो रहा है, 0.87 FY के अंदर FE415 यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 72। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगला, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज है, हमेशा ध्यान रखना, ये भी नमित जैन सर ने वहां पर लिखी थी शायद, या किसी एक और टॉपर ने लिखी थी। क्या लिखी थी कि 2 लेग 8 mm डायामीटर, तो 2 लेग है 8 mm डायामीटर, यानी कि π/4 8 स्क्वायर होगा। ये हमेशा किसके अराउंड होता है, 100 mm स्क्वायर के अराउंड। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत यूज होता है ये सी के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। 2 लेग 8 mm डायमीटर की जो यूज होती है, शेयर रेनफोर्समेंट यूज होता है, वो हमेशा 100 उसकी वैल्यू होती है। वहां पर कैलकुलेट करना कभी मत बैठना कि π/4 को हमने अज्यूम किया 3.14 डिवाइड बाय 100 ऑन 7। अरे 2 लेग 8 mm HYSD, ये देखो EAC का ही क्वेश्चन है, EAC का ही क्वेश्चन है, इस्तेमाल हुआ है 2 लेग 8 mm डायमीटर HYS। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही तो फायदा होता है कि हमें आइडिया मिलता है कि EAC ने अपना कौन सा स्टैंडर्ड सेट किया है। तो 2 लेग 8 mm HYSD का क्वेश्चन दिखे तो फटाफट से कर देंगे। करना क्या है इसमें, शेयर रेनफोर्समेंट फॉर अ बीम ऑफ विथ 230 mm and effective depth 300 mm, what is the nearest magnitude of the spacing of minimum shear reinforcement। अरे मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या है, ASV डिवाइड बाय BSV is equal to 0.4 डिवाइड बाय 0.87 FY। मैंने बोला ना 0.87 FY बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पर भी देखो मैं क्या बोलता हूँ, EAC ने मेंटेन किया ना, HYSD ही यूज कर रहा है FY के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ASV कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 लेग 8 mm डायमीटर है। अभी हमने पढ़ा ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ASV की जगह हम 100 लिख सकते हैं, B की जगह क्या लिख सकते हैं, 230 लिख सकते हैं। SV फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 0.4 को मैं 4 डिवाइड बाई 10 लिखता हूँ, 0.87 FY को मैं 360 लिख देता हूँ। यार अब तो समझ आना नहीं पड़ेगा मुझे, 0.87 FY 360 के बराबर होता है। चलो 4 1 जा 4, ये 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो ये नीचे क्या होगा 90 और उसके साथ एक और 100, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा SV इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ था, लेकिन ये 23 का एक कटेगा, ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻3, 9000 डिवाइड बाई 23 लग रहा है। ठीक है, 9000 डिवाइड बाई 23। अब सोचोगे सर कैसे करे, कैसे करे, अब तो होगा ही नहीं विदाउट कैलकुलेटर। अरे बहुत ही आसान है यार, 23 का टेबल पढ़ो, कितना होता है, 4 जा 3 4 जा 12, 3 4 2 जा 8 8 92, इसको मैं 92 मान लूँ, ये 90 को 92 मान लूँ। चलो 90 को 92 मान लेता हूँ, तो 23 4 जा 92 होता है, तो ये आंसर क्या आ गया 400। बट हमने तो इसको ओवर एस्टिमेट किया, ये 92 को हमने 4 से कट किया है। ठीक है, बट ये तो था 90, ओवर एस्टिमेट कर लिया, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी ये वैल्यू से थोड़ी सी कम आनी चाहिए। थोड़ी सी कम कितनी है, 390 mm, 390, इससे 400 से ज्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि इसको हमने ओवर एस्टिमेट किया है ना, तो अंडर एस्टिमेट करना पड़ेगा, मतलब आंसर के अंदर। तो 400 से थोड़ा सा कम जाएंगे तो कितना हो जाएगा 390। अब देखो ऑप्शन भी काफी दूर दूर दिए हुए, ऐसा नहीं दिया है कि एक जगह 390 है और एक जगह 395 है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। 390 उसके बाद 420 है, अब 400 ही ओवर एस्टिमेट है, तो 400 से ऊपर जाने की तो बात होती नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। और हमने इतना भी ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं किया कि 50 का फर्क है, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, तो काफी दूर पड़ जाए, मतलब 400 के आसपास वाली वैल्यू 390 होगी। अब समझ सकते हो कि यार हमारी ट्रिक जो है वो डेफिनेटली वर्क करेगी, और ये हमारी ट्रिक तुम्हारी ट्रिक, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि ये टॉपर्स की ट्रिक है।
जिन्होंने अभी तक इंजीनियरिंग सर्विस को बहुत अच्छे से दिया है प्रीलिम्स वगैरह को, और उन्होंने ये कहीं बुक वगैरह में ये से ट्रिक नहीं दी होती, ये सब सेल्फ डिराइव्ड ट्रिक है। प्रिपरेशन के दौरान जब एक इंसान को आगे बढ़ना होता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक्स बना लेता है। तो डेफिनेटली आपकी भी कुछ ट्रिक होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हो सकता है यहाँ पर डिस्कस ना की गई हो, तो वो आप कमेंट बता सकते हो, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाए। यार मैंने ये डिस्कवर किया है कि ऐसे ऐसे करेंगे, और ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके अंदर ऐसा होता है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो अगर ये अप्रोच इख्तियार करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी मेथड है ये कहीं किताब वगैरह बुक्स वगैरह में नहीं दी गई, ये सारे जो टॉपर्स ने डेवलप की है, डिस्कवर की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रैक्टिस करते करते। तो मेरा भी यही सजेशन है, प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत मजा आएगी। एक बार आपको विदाउट कैलकुलेटर मजा आ गया ना, तो फिर उसके बाद आपको कैलकुलेटर छूने का मन ही नहीं करेगा, सही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेटर छूने का मन ही नहीं करेगा, अगर आपको एक बार विदाउट कैलकुलेटर मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन जैसा कि आपको देख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.6 कितना होता है? 2 हो जाता है। ये भी बहुत यूजफुल सेट है। ये ऐसा क्यों? इसका फायदा क्या होता है भाई? फायदा तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा रैंडमली कोई भी ट्रिक थोड़ी चलेगी। इसका फायदा ये है कि हमें पता है कि डेवलपमेंट लेंथ के अंदर टाउ बीडी की जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। अगर हम एच वाई एस डी बाई बार यूज करते हैं तो 60% टाउ बीडी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, तो उसके टाउ बीडी के साथ 1.6 तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर बार कंप्रेशन के अंदर होगा तो उस और 25% बढ़ जाएगा। बार अगर कंप्रेशन के अंदर होगा तो और 25% बढ़ जाएगा, मतलब टाउ बीडी के साथ 60% इंक्रीमेंट होगा, 1.6 भी मल्टीप्लाई होगा, और अगर बार कंप्रेशन में होगा तो 1.25 भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमेशा जब मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना होता है? 2 होता है। तो हमें क्या कर देने का? 2 टाउ बीडी। इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। The development length in compression for a 20 mm diameter deform bar, क्या लिखा है? डिफॉर्म बार, और साथ में उन्होंने ग्रेड भी बोल दिया है भाई, ग्रेड नहीं बोलते तो भी चल जाता। FE415 embedded in concrete of grade M25, देखो ग्रेड चेंज हो गया भाई, पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? अरे फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। Whose design bond stress is 1.40 Newton per mm square is LD is equal to 0.87 FI। आपको पता चल गया होगा 0.87 FI कितना इंपॉर्टेंट है, 5 डिवाइड बाई 4 टाउ बीडी। यहाँ पर देखो इन्होंने ग्रेड चेंज किया, M20 नहीं रखा, बट यहाँ पर M20 नहीं रखा तो M20 से फर्क भी नहीं पड़ रहा है, M20 आ ही नहीं रहा है कैलकुलेशन। तो 0.875, इसको मैं 360 लिख लेता हूँ यार, बहुत हो गया इसका, पता ही आपको 0.87 FI हमारी शुरुआत की ट्रिक यही थी। तो 360 लिख लिया, 5 हमारा कितना है 20 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय, अब कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? एक तो है ये कंप्रेशन के अंदर, दूसरा ये कि ये डिफॉर्म बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 1.25 और 1.6 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और 1.5 1.25 और 1.6 तो कितना होता है? 2 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई टाउ बीडी कितना हो जाएगा? 1.40 दिया हुआ है, तो 1.40 को मैं 14 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ ना भाई। चलो 14 डिवाइड बाई 10 लिख लिया। अब देखते हैं क्या क्या निकलता है, फटाफट से करेंगे। तो फटाफट से करते हैं, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 90, और ये निकल गया तो ये बच जाएगा 10, और 10 का 10 और ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10, और ये हो गया 10 डिवाइड बाई 14। चलो तो ये हो गया 9000 डिवाइड बाई 14। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ 14 को। ठीक है ना, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको आधा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 45, 90 का आधा, तो ये 4500 डिवाइड बाई 7 आ गया। नाउ 7 1 से 7, 7 6 इज 42, बचे 3, तो ये हो जाएगा 30। 7 8 इज नहीं, 7 4 जा 7 4 जा 28, 28, लेकिन ये तो 30 थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20। 7 2 जा 7 2 जा 14, अभी और 6 बचे, तो 60 कर देते। अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन 642 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा, यानी 643 के अराउंड आंसर मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पर आंसर देखो कितना दूर दूर क्या दिया है, 1489 सवाल ही पैदा नहीं था, 806 सवाल ही पैदा नहीं था, बहुत दूर है, 1289, और ये हमारा आ गया 645। राउंड ऑफ हमने किया है, थोड़ा अजम्पशन भी लिया है, तो ऑब्वियस बात है फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0.87 FI को हम 360 ले रहे हैं,
हालांकि एक्चुअल वैल्यू 361 है, ऑब्वियस बात है कि थोड़ा इंक्रीमेंट होगा ही, तो ये हो जाएगा हमारा 645। अरे पहला ही जो वो अक्षर क्या आया था, डिजिट आया था ना 6, उससे ही आंसर निकल सकता था। यहां से जैसे ही मैंने किया 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, जैसे ही मैंने 6 आया ना तभी आंसर, क्योंकि 6 से देखो कोई शुरुआत ही नहीं हो रही, 6 से एक ही शुरुआत हो रही है 645। तो जैसे ही 6 आया वैसे ही मार्क कर देता। 10 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, 10 सेकंड का, ठीक है, 10 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप अपने ही खुद के ट्रिक्स डिस्कवर कर पाओगे। जितने मुझे पता है या जितने टॉपर वगैरह ने बताया है वो तो डेफिनेटली हम यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे, और साथ में कैलकुलेट भी कर रहे हैं। आज का लेक्चर तो और भी ज्यादा अच्छा है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ईएससी के प्रीवियस ईयर को ही लेकर आ गए और उसी से ही कंपेयर कर रहे हैं और उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं फटाफट, कि कैसे फटाफट से उसको सॉल्व किया जाता है, हमने जो ट्रिक सीखी है उससे। चलो तो फिर बढ़ते आगे। अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही है। हाँ बड़ा बड़ा अगला जो मैं समझाऊं उससे पहले फटाफट से सब लोग नोट डाउन करेंगे, जिनको नहीं पता और जिनको पता है वो अपना रिवीजन करेंगे। 0.45 FC के, यहाँ पर FC के जब मैं बोलूँ तो FC के हमेशा M20 की बात होगी, और FY में बोलूँ तो FY हमेशा FE415 की बात होगी। तो 0.FC के 9 होगा, 45 FC के 0.40 FC के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0.36 FC के हमने देखा है 7.2, जिसको 72 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं। 0.75 FY कॉलम में यूज होगा भाई, पता है ना, 0.75 FY। तो 0.75 FY को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे तो क्या होता है 311 के आसपास होता है, ओवर एस्टिमेट करते हैं 312 ले लेते हैं, ठीक है। सारे न्यूटन पर एम स्क्वायर में सारे स्ट्रेंथ ही बता रहे हैं इसके लिए। 0.67 FY ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये कितना होता है 278 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 0.87 FY ये तो सबको पता ही है, ये तो बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है, अभी हमने 3-4 बार इस्तेमाल कर लिया इसी लेक्चर के अंदर। चलो इतनी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, इतनी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो भाई सभी लोग, जिन्होंने नहीं किया और जिनको अच्छे से आगे करना है, एग्जाम वगैरह अपीयर करना है, तो वो लोग ये सारी बातें नोट डाउन कर ली। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखोगे ना आपको तो आपको लगेगा कि ये तो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल ही नहीं है, ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल ही नहीं है। और खास करके इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो क्वेश्चन है ना ये गेट का चुराया हुआ क्वेश्चन है। गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ईएससी ने 2017 के अंदर पूछ डाला, ठीक है, तो गेट का चुराया हुआ क्वेश्चन पूछ डाला। अब बहुत सारे लोग गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करके गए थे, अभी भी कर रहे होंगे, तो वो सोचे कि यार ये तो गेट का क्वेश्चन है, ईएससी ने खामखा ऐसे ही पूछ लिया कि सारे लोग फुल मार्क्स न लेकर आए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है यार, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। चाहे ये गेट का क्वेश्चन है, ईएससी ने पूछ लिया कोई बात नहीं, गेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, ईएससी के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अ सर्टेन आरसी शॉर्ट कॉलम विथ 300 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, मतलब 400 से कम है, is made of M20 grade concrete and has 4 numbers of 20 mm diameter, longitudinal bar of Fe415 grade steel. It is under the action of a concentric axial compressive load, ignoring the reduction, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ignoring the reduction in the area of concrete due to the steel bars, यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट पूरा ही कंसिडर कर लेंगे, 300 स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो, और स्टील की वजह से जो रिडक्शन है वो कंसिडर नहीं करना। ड्यू टू द स्टील बार्स द अल्टीमेट एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम एज बाय रिलेवेंट कोड इज, अरे कोड के अंदर कितने बड़े अक्षर से दिया हुआ है, PU इज इक्वल टू 0.45 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.87, नहीं 87 नहीं आता यहाँ पर, 75 आता है भाई, 0.75 आता है, 0.75 इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, 0.75 FY, उसके बाद आता है AST एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है। अब लोग सोचोगे यार ये तो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ पॉसिबल है। पहले तो इसको ले लो 9, ठीक है ना, ये 9 इधर से ले लेंगे M20, उसके बाद एरिया ऑफ कॉन्क्रीट की बात करें तो ये हो जाएगा 300 स्क्वायर प्लस
0.75 0.75 कितना होता है, 312 के आसपास होता है। सो इसकी जगह हम 312 लगते हैं। AST की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 बार है और उसका डायमीटर क्या है 20 mm, तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, 4 4 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, 9 इधर है और 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 9 से 81 हो जाएगा। ठीक है 81, और ये जो 100 अंदर बचा है इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। प्लस एक तरफ पाई है एक तरफ 312 है, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पर यहाँ से लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन अपनी ट्रिक है भाई। कल भी मैंने समझाया था कि पाई स्क्वायर जो होता है 10 होता है, तो 312 को मैं लिख सकता हूँ 3.12 डिवाइड बाई 100 एंड पाई इज व्हाट, पाई इज 3.14। तो कहीं ना कहीं 3.12 3.14 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं 3.12 और पाई मिलकर क्या बनेंगे, पाई स्क्वायर बनाएंगे, और कहीं ना कहीं पाई स्क्वायर को हम क्या ले लेते 10 ले लेते। सो 3.12 जब मैं लिखता हूं तो डिवाइड बाई 10 करता हूं, जब डिवाइड बाई क्या करता हूं डिवाइड बाई 100 करता हूं, 3.12 312 में से, तो यहाँ पर 100 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 312 को 3.12 लिखना है तो 3.12 लिख दो, लेकिन इधर 100 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 3.12 मल्टीप्लाई बाई पाई 10 के आसपास होगा, किसके आसपास होगा, कल भी मैंने समझाया था कि पाई स्क्वायर इज ऑलवेज 10, तो 3.12 एक तरीके से पाई मान लो, और पाई तो पाई है ही, पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सिमिलरली 3.16 क्या होता है, √10 होता है, एंड √10 और पाई भी क्या होते हैं भाई 10 के आसपास होते हैं। ठीक है, चलो कल का लेक्चर बताया था, मतलब लेक्चर 1 में, जहां पर हमने ऑलरेडी शुरुआत की, बहुत सारी ट्रिक्स देखी थी। सो कहने का मतलब ये कि ये 3.12 312 को मैं क्या लिखता हूँ 3.12, और ये पाई को पाई रहने देता हूं, तो ये दोनों आपस में पाई के बड़ा समान हो गया 3.12 3.14। तो पाई स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, तो इसको मैं 10 लिख दूं, और ये 312 का मैंने 3.12 लिखा था, तो इधर मैंने 100 मल्टीप्लाई भी कर दिया। 20 स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, सभी को पता है, और ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको ही सिम करूं तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, कितना हो जाएगा, ये वाले पोर्शन की कैलकुलेशन करूं तो ये कितना हो जाएगा 40 और 10⁻⁴, 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ को कॉमन निकालो, 81 81 प्लस 40 कितना होता है 121 होता है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। लेकिन ये तो न्यूटन में, किलो न्यूटन में आंसर चाहिए, तो डिवाइड बाई 1000 करो। चलो डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 1210 किलो न्यूटन, 1200 के आसपास आंसर आ रहा है। अरे 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 1200 के आसपास 1198 दिख रहा है। हमने देखो यहाँ पर कितने हमारी जो पुरानी टेक्निक थी पाई स्क्वायर को 10 लेने का, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा यार। मैं अगर आपको बता दूं कि 312 को 3.12 ले लो और पाई ले लो, ये स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर हमने ओवर एस्टिमेट किया है, इसी वजह से आंसर भी ज्यादा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो आंसर कितना क्लोज आ रहा है, ऑप्शन कितने दूर दूर के दिए हुए, 1200 के आसपास तो आंसर आ रहा है, और ये 1198 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, कि ये आपको क्लिक होना चाहिए यार, 312 को मैं 3.12 लिख सकता हूं, और जब मैं 312 को 3.12 लिखूंगा, इधर 100 करना पड़ेगा, और 3.12 और 3.14 तो सेम जैसे ही है, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और पाई स्क्वायर तो 10 होता है। ये सारी चीजें क्लिक होनी चाहिए। अभी ऑब्वियस बात है कि आप नए नए हो तो नहीं हो रहेगी, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आनी चाहिए। तो अब आप ही सोचो, शुरुआत में जब आपने भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको लगा यार गेट का क्वेश्चन छाप दिया ये सीन है, नहीं होगा यार विदाउट कैलकुलेटर, बट तुम ही सोचो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं था। कुछ लेने का नहीं है, बेसिक आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, विदाउट कैलकुलेशन एक बार आपकी जो क्या स्किल बन गई ना, तो ये एवरग्रीन स्किल है यार, एक बार विदाउट कैलकुलेटर आपकी स्किल बन गई, बहुत ही मजा आने वाला है। तो हमने कितनी आसानी से अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लिया इसका क्वेश्चन का। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, खास करके ये लिस्ट तो आप मेंशन कर ही लेना अपनी किताब में या अपनी दीवार पर लगा लेना, जहां पर भी लगाना हो लगा लेना। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया है, अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया, क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज लॉस ऑफ, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि आपको कैलकुलेशन कितनी आसान तरीके से करना है। द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप इज 3 mm in a concrete beam of length 30 meter which is post tension by a tendon with an initial stress of 1200 Newton per mm square and modulus of elasticity equal to 2.1 multiplied by 10⁵ Newton per mm square। कितना परसेंटेज लॉस होता है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं लॉस स्ट्रेस इज इक्वल टू
डेल्टा डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई ई एस। डेल्टा हमारा कितना है 3 mm, एल हमारा है 30 मीटर, तो इसको 10⁻³ कर लो, मल्टीप्लाई बाई ई एस हमारा कितना है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5। चलो 3 गया नीचे, 10⁻4 ऊपर 2.1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 21 न्यूटन पर mm²। कितनी आसानी से हो गया यार। इसमें मान लो कि 5 सेकंड लगी, दूसरी 5 सेकंड किसमें लगेंगी, परसेंटेज लॉस के अंदर लगेंगी, दूसरी 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड का मतलब है कि जल्दी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि एक्जैक्टली 5 सेकंड में सॉल्व कर देना है। सो लॉस स्ट्रेस ऊपर रहेगा और नीचे ओरिजिनल स्ट्रेस रहेगा। चलो ये हो गया। तो ये क्या बचा भाई 21 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 10, और ये जो 100 बचा, लेकिन हमें परसेंटेज में चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 100 कैंसिल, मतलब हमारा आंसर आ गया 21 डिवाइड बाई 12। नाउ 12 1 से 12, 12 1 से 12 बचे कितने, उस तरफ 8 और 9 बचे, तो पॉइंट कर देते हैं 9। फिर कितना होता है 12 7 सा कितना होता है 12 7 सा 84 होता है क्या, हाँ 12 7 सा 84, तो 12 7 सा 7 84, लेकिन फिर भी 6 बचे, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 5 से 60, 1.75 आ गया 1.75। कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स एक मिनट के अंदर तो आराम से हो सकते हैं यार। मतलब 40-45 सेकंड अगर अच्छी प्रैक्टिस हो, और अगर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो 1 मिनट के अंदर तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो प्रैक्टिस इंक्रीज करो, टाइमर रखो, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, बट क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाना चाहिए। ईएससी की बात करें या जो भी छोटी मोटी एग्जाम की बात करें, गेट की बात अलग है, गेट के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह होते हैं, गेट की बात अलग है, लेकिन ईएससी वगैरह जैसी एग्जाम के अंदर तो जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। प्री की बात करता हूँ मैं, 1 मिनट से अंदर। अब यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं, लेकिन एक थोड़ा होमवर्क मैंने आपके लिए रखा है। ये आपके लिए होमवर्क की क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आपका आंसर। हमने जिस तरीके से अभी सॉल्व किया वैसे ही फटाफट से आप ट्राई करो, और आपका कितनी मिनट के अंदर सॉल्व हुआ या कितनी सेकंड के अंदर सॉल्व हुआ ये भी जरा बताना, तो मुझे पता चलेगा कि यार ये जो सिर्फ वीडियो ही नहीं देख रहे हो, वीडियो से आपकी स्पीड भी बढ़ रही है और ये ट्रिक्स का कहीं ना कहीं कुछ इस्तेमाल भी करो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये तो मेरे हिसाब से 40 सेकंड में हो जाना चाहिए। 40 सेकंड में हो जाए, टाइमर रख के फटाफट से सॉल्व करो। और दिमाग, इसमें क्या होता है कि दिमाग को थोड़ा जल्दी चलाना पड़ता है। ठीक है, आप सोचते रहो कि भाई क्या करूं, होगा नहीं होगा, कैलकुलेटर चाहिए, तो उससे कभी नहीं होगा। फटाफट से, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। इसका आंसर देना मुझे कमेंट में, मैं देखूंगा कि कितने लोगों का आंसर आया और कितनी सेकंड में कितने टाइम में आया, वो बताना। सेशन को एंड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको लाइक कर देना, जरूर से लाइक तो कर ही देना। साथ साथ में इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ये चैनल को। ठीक है, और शेयर कर देना ताकि सारे लोग इससे फायदा हो सके। अभी ईएससी का एग्जाम काफी नजदीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हमें न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी देखता हूँ अगर वीडियोस अच्छे चलते हैं तो मैं थोड़े न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे खास करके विदाउट कैलकुलेटर वाले। बाकी वो मगअप तो सभी करते हैं, इसका आंसर ये आएगा, उसका आंसर ये आएगा। जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो कभी नहीं करेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो नहीं करेंगे, अभी कम टाइम है तो न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं न्यूमेरिकल वगैरह ट्राई करवाऊंगा। यहाँ पर कैसे फटाफट से सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन को एंड करते हैं, लाइक वगैरह सब कुछ कर देना, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब तो कर देना, बिना सब्सक्राइब के चैनल छोड़ना मत। ठीक है, चलो एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।